नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की क्लास में हम आर्हीनियस का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। आर्हीनियस का आयनिक यौगिकों का सिद्धांत। शुरू करते हैं आर्हीनियस का सिद्धांत और समझते हैं कि आर्हीनियस के सिद्धांत में कौन कौन सी अवधारणाएं हैं, कौन कौन सी कॉन्सेप्ट हैं और इसका कैसे कैसे यूज़ किया जाता है। आर्हीनियस सिद्धांत पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में समझते हैं ताकि सिद्धांत हमको अच्छे से समझ में आए। आर्हीनियस सिद्धांत में कुछ विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट्स का वर्णन किया जाता है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर आयन देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य कहते हैं। कुछ पदार्थ हैं जिनको अगर जल में घोलेंगे हम तो वो आयन में डिवाइड हो जाएंगे, धनायन या ऋणायन में डिवाइड हो जाएंगे और वो आयन विद्युत का चालन करते हैं। अगर उस विलयन में हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो वह विलयन में क्या होते हैं? वह विलयन विद्युत का चालन करता है। तब ऐसी पदार्थ को हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन्हें इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं ये विद्युत का चालन आयनों के द्वारा करते हैं, धनायन या ऋणायन के द्वारा करते हैं। कुछ पदार्थ जो जल में घुलने पर पूर्ण रूप से जल में घुलकर आयन दे देते हैं, अर्थात पूरी तरह से आयनों में डिवाइड हो जाते हैं, तब उन्हें हम प्रबल विद्युत अपघट्य या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको जल में घोलने पर पूरी तरह से आयनों में डिवाइड नहीं होते हैं, तब उन्हें हम दुर्बल विद्युत अपघट्य या वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं हम। क्या बोल रहे हैं? विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन्हें इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? ये क्या देते हैं? बोले जल में घुलने पर, जल में इनको घुलने पर आयन देते हैं। क्या कहलाते हैं? विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो हम बोलेंगे विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा? प्रबल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और इसी प्रकार से होते हैं कौन से? दूसरे वाले दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य है ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट जिनको कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। दुर्बल विद्युत अपघट्य और प्रबल विद्युत अपघट्य दो प्रकार से इनको क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। तो हमने बताया अभी कि प्रबल विद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं, ऐसे ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर पूरी तरह से आयनों में डिवाइड हो जाते हैं। मतलब उनको जल में घोलेंगे तो धनायन और ऋणायन पूरी तरह से पूरे जल में बिखर जाएंगी। ये पूरी तरह से धनायन या ऋणायन में जो डिवाइड हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य में पूर्ण रूप से आयनन नहीं होता है, अर्थात ये थोड़ी सी मात्रा में आयन तो देते हैं लेकिन अधिक मात्रा में आयन नहीं देते। हम ऐसा कह सकते हैं कि पूरी तरह से जल में नहीं घुलते हैं, कुछ मात्रा में धनायन या ऋणायन देते हैं, बाकी धनायन या ऋणायन नहीं देते हैं, है ना। तो प्रबल विद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं और दुर्बल विद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं। तो इन्हीं विद्युत अपघट्य का उपयोग होता है किसमें? आर्हीनियस के सिद्धांत में। तो चलिए समझते हैं हम क्या आर्हीनियस का विद्युत अपघट्य का सिद्धांत, या इसका एक और नाम होता है आयनीकरण का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? आर्हीनियस का। आर्हीनियस की थ्योरी है ये इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, विद्युत अपघट्य के बारे में, और दूसरा इसका नाम क्या होता है? आयनीकरण का सिद्धांत। एक और चीज समझते हैं हम, आयनन क्या होता है? आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन या फिर आयनन, जब भी किसी विद्युत अपघट्य को जल या किसी विलायक में घोला जाता है, किसी विद्युत अपघट्य को जल या किसी विलायक में घोला जाता है, तब वह दो प्रकार के विद्युत आवेशित कणों में विभाजित हो जाता है।
किस प्रकार के कणों में, या तो धनायन में विभाजित हो जाएगा या फिर ऋणायन में विभाजित हो जाएगा। उन्हीं आयन को हम क्या कहते हैं, आयनन कहते हैं। या ऐसा बोल सकते हैं कि विद्युत अपघट्ट क्या क्या हो जा रहा है, आयनन हो जा रहा है, ताकि जिससे वो क्या हो जा रहा है, धनायन और ऋणायन में डिवाइड हो जा रहा है ना। तो हम बोलेंगे आयनन हो जाना। अणुओं के इस प्रकार आवेशित कणों में विभक्त होने की क्रिया को क्या कहते हैं, आयनन अथवा विद्युत अपघटनी वियोजन भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अणुओं के जो आवेश हैं अगर विभक्त हो जाते हैं तब उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम आयनन हो जाना या विद्युत अपघटनी वियोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी वियोजन भी कहते हैं। क्लियर है। आयनन हो जाना मतलब धनायन और ऋणायन में डिवाइड हो जाना, और उसी घटना को क्या बोल रहा है, विद्युत अपघटनी वियोजन कह रहा है। ये जो आर्हेनियस का समीकरण होता है इसका क्या महत्व है, ये जो सिद्धांत होता है इसका क्या महत्व है हम समझते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो विद्युत अपघट्ट होते हैं विभिन्न आयनों में विघटित हो जाता है। इन विभिन्न आयनों का विभिन्न आवेश प्रदान करने में इस सिद्धांत का महत्वपूर्ण योगदान होता है। किस प्रकार से ये आवेशित आयनों में डिवाइड हो जाता है, इस सिद्धांत के अनुसार हम महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में इसको समझ सकते हैं। आर्हेनियस का जो विद्युत अपघट्ट या आयनीकरण का सिद्धांत होता है ये कब बना, सन 1884 में आर्हेनियस ने आयनन सिद्धांत या विद्युत अपघटनी वियोजन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत में इन्होंने कुछ अवधारणाएं प्रस्तुत की जो हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली अवधारणा यह है कि विद्युत संयोजी लवण विलयन में आयनन उत्पन्न करते हैं। क्या बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट्स प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, लवण विलयन में क्या देते हैं, आयन उत्पन्न करते हैं। जो सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है, बोले सॉल्ट सॉल्यूशन में ये क्या देते हैं, आयन देते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, धन आवेशित आयन जो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, धन आवेशित आयन बोलते हैं को धनायन, तथा जो नेगेटिव वाले होते हैं उनको ऋणायन नाम दिया गया। जो धनावेशित आयन होते हैं उनको क्या, धनायन, और जो ऋणावेशित आयन होते हैं उसका नाम क्या दिया, ऋणायन दिया। बहुत ही सिंपल से पॉइंट है, एक एक करके समझिएगा ध्यान से। तीसरा नंबर का पॉइंट है, आयनों पर विपरीत प्रकृति का आवेश होने के कारण ये परस्पर आकर्षित होकर पुनः उदासीन अणु बनाते हैं। क्या बोल रहे हैं कि आयनों पर कौन सा आवेश है, विपरीत प्रकृति है, एक पर धनावेश है और एक पर क्या है, ऋणावेश है। विपरीत आवेश होने के कारण ये परस्पर आकर्षित हो जाते हैं और पुनः उदासीन अणु बना लेते हैं। इस प्रकार आयनन क्या हो जाता है, आयनन एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है, उत्क्रमणीय रिएक्शन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप आयनों तथा अनआयनित अणुओं के मध्य एक गतिज साम्य स्थापित हो जाता है। धनायन और ऋणायन जब आपस में दोनों मिल जाते हैं तब क्या हो जाता है, एक उदासीन अणु बन जाता है, और वह उदासीन अणु दोबारा किस में टूट जाता है, धनायन और ऋणायन में टूट जाता है। तो ये बोलता है कि इस प्रकार से एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाती है, रिवर्सिबल हो जाती है। जैसे कि हम इसको उदाहरण से समझे कि जैसे कोई A प्लस है, हमारे पास कोई धनायन है और एक ऋणायन है जिसको हम B माइनस बोल रहे हैं, ये दोनों मिलकर क्या बना ले रहे हैं, बोले एक उत्पाद बना ले रहा है, एक उदासीन उत्पाद जिसको हम AB कह रहे हैं। यह जो AB है दोबारा किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, धनायन में और ऋणायन में कन्वर्ट हो जा रहा है, धनायन में और ऋणायन में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो हम बोलेंगे कि क्या इसमें क्या हुआ कि एक धनायन और ऋणायन एक उदासीन अणुओं में कन्वर्ट हो गया और दोबारा उदासीन अणु जो है वो धनायन और ऋणायन में बदल गया। इस प्रकार से क्या बोलेंगे, ये अभिक्रिया जो है वो उत्क्रमणीय हो जाती है और एक प्रकार का साम्य स्थापित हो जाता है। पहले धनायन ऋणायन AB में बदल गया और AB दोबारा किस में बदल गया, धनायन और ऋणायन में। तो इस प्रकार से होने वाली जो अभिक्रियाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं हम। देखिए अच्छा, इससे क्या हो रहा है, बोले एक गतिक साम्य स्थापित हो जा रहा है जो दोनों तरफ गति कर रहा है। किस प्रकार से एक गतिक साम्य स्थापित हो जा रहा है, बोले कि
ए धनायन और बी ऋणायन से ए बी बन रहा है, और ए बी से दोबारा क्या धनायन और ऋणायन बन जा रहा है। तो दोनों तरफ ये अभिक्रियाएं चलती हैं, तो इससे क्या बोल रहा है, एक गतिज शाम में स्थापित हो जा रहा है बोले। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम अच्छे से समझते हैं। जैसे यहां पर दिया हुआ है ए बी क्या एक विद्युत अपघट्य है जो ए प्लस और बी माइनस में डिवाइड हो जा रहा है, धनायन और ऋणायन में डिवाइड हो जाता है। द्रव्य अनुपाती क्रिया का अगर नियम लगाएं इसमें तो क्या हो जाता है, जो सक्रिय अनुपात होता है ए प्लस और बी माइनस का, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ए बी में, और एक कांस्टेंट हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे के, जहां के क्या है, एक आयनन स्थिरांक है जो किसी ताप पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम अच्छे से समझते हैं। फोर्थ नंबर का पॉइंट आर्हेनियस ने दिया और क्या बताया कि जब किसी विद्युत अपघट्य विलयन में, कोई विद्युत अपघट्य का विलयन है, उसमें विद्युत धारा अगर प्रवाहित की जाती है तो धनायन कैथोड की ओर और ऋणायन एनोड की ओर गतिशील हो जाते हैं। देखिए धनायन जो होते हैं, जो भी धनायन होंगे वो किस तरफ जाएंगे बोले, वो जाएंगे कैथोड की ओर, कैथोड क्योंकि ऋणात्मक वाला सिरा होता है, और जो ऋणायन होंगे वो किस तरफ जाएंगे, एनोड की ओर जाएंगे बोले। किस तरफ जाएंगे, एनोड, जो कैसे सिरा होता है, धनात्मक सिरा होता है। किसी विद्युत अपघट्य विलयन में हमने शुरू में ही बताया कि विद्युत अपघट्य विलयन वे होते हैं जो धनायन और ऋणायन में डिवाइड हो जाते हैं जल में घोलने पर। तो जब धनायन और ऋणायन में डिवाइड होंगे और उसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, क्या की जाए, विद्युत धारा प्रवाहित की जाए। मान लो एक पात्र में हमारे पास क्या रखा हुआ है, एक विद्युत अपघट्य रखा हुआ है। अब इस विद्युत अपघट्य में हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। हमने यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लगा दिया, धातु की ऐसी छड़ लगा दी, और इनमें क्या करें, हम विद्युत को प्रवाहित करें। विद्युत प्रवाहित करें तो इसमें जो धनायन है ये किस तरफ जाएंगे, कैथोड की ओर जाएंगे, और जो ऋणायन है बोले, ऋणायन किस तरफ जाएंगे, एनोड की ओर जाएंगे। एक ऋण वाला सिरा होगा और एक किस प्रकार का सिरा होगा, धन वाला सिरा होगा। तो जितने भी धनायन है ये किस तरफ जाएंगे, ये इस तरफ चले जाएंगे भाई, ऋणायन प्लेट की ओर, जिसको क्या नाम बोल रहे हैं हम, जिसको नाम बोल रहे हैं कैथोड। और एक धनायन वाला सिरा है जिसको क्या नाम बोल रहे हैं हम, एनोड। तो ऋणायन वाले जितने भी भाग होंगे वो किस तरफ चले जाएंगे, धनायन वाले सिरे जिसका नाम है एनोड की ओर चले जाएंगे। तो चौथा पॉइंट यही बताया हमको कि किसी विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो धनायन कैथोड की ओर तथा ऋणायन किस तरफ जाते हैं, एनोड की ओर चले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं हम। किसी विद्युत अपघट्य विलयन की विद्युत चालकता विलयन में उपस्थित आयनों की मात्रा तथा उनके आवेश पर निर्भर करती है। कैसे, अगर कोई विद्युत अपघट्य का विलयन है तो उसमें जो चालकता होगी, जो विद्युत प्रवाहित कर रहे हैं हम उसकी चालकता, विलयन में उपस्थित आयनों की मात्रा, जितने धनायन या ऋणायन होंगे उतनी ही ज्यादा मात्रा में क्या होगी, विद्युत चालकता होगी। इसीलिए बोला है क्या, उनके आयनों की मात्रा और उनके आवेश पर निर्भर करती है। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले इसमें उदाहरण से समझा कि जितने ज्यादा मात्रा में क्या होंगे, धनायन या ऋणायन विद्युत अपघट्य में होंगे, जो विद्युत प्रवाहित होने की मात्रा है वो क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। तो हम बोलेंगे कि आवेश पर और आयनों की मात्रा पर क्या प्रभावित करती है, विद्युत की चालकता प्रभावित करती है। विद्युत की चालकता जो होगी विलयन में उपस्थित धनायन या ऋणायन के ऊपर ही क्या होगी, निर्भर करेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विलयन में विद्युत अपघट्य पदार्थ का आयनन पूर्ण रूप से नहीं होता है। विलयन में जो विद्युत अपघट्य पदार्थ का आयनन है पूर्ण रूप से नहीं होता है। पूर्ण पदार्थ का वह भाग जो आयन के रूप में होता है आयनन की मात्रा कहलाता है। देखिए आयनन की मात्रा किसे कहेंगे हम, कि अगर किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ को हमने घोले, है ना, विद्युत अपघट्य का विलयन है, उसमें जितने भी धनायन या ऋणायन बने तो वही क्या कहलाएगी, उसकी आयनन की मात्रा। और जब धनायन या ऋणायन नहीं बनेंगे तब उसको क्या बोलेंगे हम, आयनन की मात्रा नहीं बोलेंगे। तो आयनन के रूप में किसको माने जाते हैं, किसको बोला जाएगा, जो धनायन या ऋणायन डिवाइड हुए वही क्या बनाते हैं, आयनन की मात्रा बनाते हैं। आयनन की मात्रा को हम कैसे लिख सकते हैं, सूत्र के द्वारा, आयनों में वियोजित हुए अणुओं की संख्या और पदार्थ के समस्त अणुओं की संख्या। आयनन की मात्रा अगर हमें निकालना है कि आयनन की मात्रा को हम कैसे निकालेंगे, आयनन की मात्रा, आयनन की मात्रा का सूत्र क्या होगा,
देखिए, आयनों में वियोजित अणुओं की संख्या, आयनों में वियोजित अणुओं की संख्या बटे संपूर्ण विलयन में अणुओं की संख्या, संपूर्ण विलयन में अणुओं की संख्या। संपूर्ण विलयन में जितने भी अणु होंगे और आयनों में जितने अणु वियोजित हो जाएं, उन दोनों का अगर अनुपात निकाल दें तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें आयनन की मात्रा पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। ये आयन हिमांक में अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, वाष्प दाब में कमी, पराशरण उत्पन्न करने पर अणुओं के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अतः एक अणु में से दो आयन उत्पन्न करने वाले पदार्थों का प्रभाव एक अणु से दो गुना होता है। क्या क्या प्रदर्शित करते हैं बोले? हिमांक में अवनमन प्रदर्शित करते हैं, क्वथनांक में उन्नयन, वाष्प दाब में कमी और पराशरण दाब, है ना। देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ऑस्मोसिस, है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये सभी क्या करते हैं, ये अणु इनके जैसे व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। विद्युत अपघट्ट के जो भौतिक और रासायनिक गुण उनके आयनों के स्वभाव और मात्रा पर निर्भर करते हैं। जो धनायन और ऋणायन है ना, जिसको हम बोलेंगे आयनों का स्वभाव धनात्मक है या ऋणात्मक है, तो उसी के अनुसार इनके भौतिक और रासायनिक गुण निर्भर करते हैं कि विद्युत अपघट्ट के भौतिक और रासायनिक गुण किस प्रकार के होंगे। अब जो विद्युत अपघट्ट का आयनन हो गया, मतलब जो विद्युत अपघट्ट पदार्थ है उसको हमने जल में घोले, वो किस रूप में कन्वर्ट हो गया, आयन के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो आयनन पर कुछ कारक प्रभाव डालते हैं कि जब भी किसी विद्युत अपघट्ट का आयनन किया जाता है तो कौन कौन से कारक उसको प्रभावित करते हैं, उसको एक एक करके हम समझते हैं। विभिन्न विद्युत अपघट्ट के आयनन की जो मात्रा होती है, विद्युत अपघट्ट के आयनन की मात्रा निम्नलिखित कारकों पर प्रभावित करती है। सबसे पहला कारक है विद्युत अपघट्ट की प्रकृति, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कुछ पदार्थों का विलयन में आयनन अधिक होता है और कुछ का कम होता है। जिन पदार्थों का विलयन में अधिक आयनन होता है उन्हें हम प्रबल विद्युत अपघट्ट या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और जिन पदार्थों का आयनन कम होता है, जो कम आयनित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहते हैं। कि जैसे कि क्लास की शुरुआत में ही हमने समझा था कि विद्युत अपघट्ट की प्रकृति जिस प्रकार से होगी, विद्युत अपघट्ट अगर पूरी तरह से आयनित हो जाता है, आयनों में डिवाइड हो जाता है, तो वो क्या बनाता है, प्रबल विद्युत अपघट्ट। और जो पूरी तरह से जिसका आयनन नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्ट या वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। तो विद्युत अपघट्ट की प्रकृति प्रभावित करेगी आयनन पर। दूसरी चीज है कि विलयन की प्रकृति, जो सॉल्यूशन का नेचर है वो भी प्रभावित करेगा। जलीय विलयन में सबसे अधिक आयनन होता है। इसके विपरीत अगर कार्बनिक विलायकों में बात करें तो कार्बनिक विलायकों में बहुत ही कम आयनन होता है। जो जल होता है वो बड़ी आसानी से धनायन और ऋणायन में डिवाइड कर देता है, जबकि जो कार्बनिक विलायक होते हैं, है ना, जो कार्बनिक विलायक होते हैं वो क्या करते हैं, कम आयनित करते हैं। कार्बनिक विलायक में बहुत सारी चीजें आ जाती है कार्बनिक विलायक में, जैसे कि हम एक उदाहरण देखें तो बेंजीन, बेंजीन का घोल हो गया। बेंजीन के घोल में कम आयनन होगा, जबकि जल के घोल में पूरी तरह से आयनन हो जाएगा। तो आयनन प्रभावित करता है। ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप के साथ ही किसी पदार्थ का विलयन में आयनन बढ़ता जाता है। अगर किसी विलयन में हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो आयनन की जो मात्रा होगी वो बढ़ेगी, और टेम्परेचर को कम करते हैं तो आयनन की मात्रा क्या होती जाती है, कम होती जाती है। विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता कम होने पर आयनन की मात्रा बढ़ती है। अगर कम सांद्र विलयन है तो आयन ज्यादा बनेंगे, और इसी के विपरीत अगर बोलेंगे कि अधिक सांद्र विलयन है
तो आयन क्या होंगे, कम बनेंगे। परंतु इस प्रकार से आयनन बढ़ने की एक सीमा होती है। विलयन की सांद्रता कम करने पर एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि फिर आयनन की मात्रा पर और अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। यह सांद्रता अनंत तनुता कहलाती है तथा इस सांद्रता पर किसी विद्युत अपघट का आयनन जो होता है वो अधिकतम हो जाता। क्या बोल रहे हैं, किसी विलयन की जो सांद्रता है, सांद्रता कम होने पर आयनन की मात्रा बढ़ती है, परंतु इस प्रकार से आयनन बढ़ने की एक सीमा होती है। बोले कि ऐसा जरूरी नहीं कि आयनन बढ़ते ही जाएं बढ़ते ही जाएं। विलयन की सांद्रता कम करने पर एक ऐसी स्थिति आ जाती है जिस पर आयनन की मात्रा और अधिक फिर नहीं बढ़ती है। तब उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, उस अवस्था को बोलते हैं कि विलयन की ये अनंत तनुता है। इससे ज्यादा फिर क्या होता है, वो आयन में डिवाइड नहीं करता है, बोले इन्फिनाइट डाइल्यूशन जिसको बोलते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं कि विलयन में अन्य आयनों की उपस्थिति। अगर हमारे पास विलयन में दूसरे आयन अगर उपस्थित हो जाएं तब भी क्या होता है, आयनन प्रभावित होता है। कैसे, यदि जलीय विलयन में उपस्थित दो विद्युत अपघट्ट में एक सम आयन प्राप्त होता है तो आयनन कम हो जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह प्रक्रिया सम आयन प्रभाव या कॉमन आयन इफेक्ट कहलाती है। इसको उदाहरण से समझते हम कि उदाहरण क्या होगा, जैसे अमोनियम क्लोराइड का एक विलयन है NH4Cl का विलयन, उसी विलयन में हमने एक और दूसरा विलयन मिला दिए जिसका नाम क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। एक विलयन है हमारे पास जिसमें मान लो ये रेड कलर में हमने क्या भर दिए, अमोनियम क्लोराइड भर दिए, NH4Cl भर दिए। और एक और दूसरा विलयन है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, ये दूसरा विलयन हमने भर दिए क्या, NH4OH का, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब अगर इनका आयनन होगा तो दो आयन बनेंगे, इसमें एक आयन बनेगा जो दोनों में एक जैसा होगा NH4+, इसमें भी NH4+ है, इसमें भी NH4+ है, और इसमें एक आयन बनेगा क्या, Cl- और एक इसमें क्या बनेगा, OH-। तो ये जो NH4+ आयन है ये दोनों में क्या है, एक जैसा है, कॉमन है। तो जब दो ऐसे विलयन होते हैं जिनमें एक जैसा, दो ऐसे विलयन जो आपस में घुले हुए हैं जिनमें क्या है, एक सेम आयन है जो कि दोनों में प्रेजेंट है, जैसे कि यहां पर NH4 है, ये क्या है, दोनों में प्रेजेंट है, एक ऐसा आयन है जो दोनों विलयन में उपस्थित है, तब इस विलयन में क्या होगा, इनका आयनन कम हो जाएगा और इसी को क्या बोलते हैं हम, सम आयन प्रभाव कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सम आयन प्रभाव कहते हैं। चलिए एक और परिभाषा से समझ लेते हैं कि जलीय विलयन में उपस्थित दो विद्युत अपघट्ट में सम आयन होने पर, सम आयन एक जैसे आयन होने पर आयनन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आयनन कैसे हो जाता है, कम हो जाता है। इसी प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट या सम आयन प्रभाव कहते हैं, जैसे कि हमने अभी उदाहरण से समझा। तो ये कुछ अवधारणाएं थी किसकी, आर्हेनियस ने। आर्हेनियस का जो विद्युत अपघट्ट का सिद्धांत है, विद्युत अपघटन का सिद्धांत या आयनीकरण का सिद्धांत है, उसको हमने क्या करा, एक एक पॉइंट के रूप में अच्छे से समझा। अब इसके जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं उनको समझते हैं, कि इसके प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन ये बन सकता है कि विद्युत अपघट्ट का जो विलयन होता है उसमें जो विद्युत अपघट्ट की विलयन में जो चालकता होती है वो किस पर निर्भर करती है। विद्युत अपघट्ट के विलयन में जो विद्युत की चालकता है वो किस पर निर्भर करती है, और चार ऑप्शन आपको दे सकता है कि आयनों की मात्रा पर निर्भर करती है, या विद्युत अपघट्ट की सांद्रता पर निर्भर करती है, या ताप पर प्रभावित करती है, या दाब पर, या आवेश की मात्रा पर। तो हमें ये जो पॉइंट है इसको ध्यान से समझना है कि विद्युत अपघट्ट में जो विलयन की चालकता है वो दो चीजों पर प्रभावित करती है। एक तो होता है आयनन की मात्रा और दूसरा होता है आवेश, है ना।
दो चीजें हैं जिन पर ये क्या होती है, प्रभावित होती है। एक और क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि आयनन की मात्रा, विद्युत अपघट्ट के विलयन में आयनन की मात्रा को हम कैसे निकाल सकते हैं या कौन से सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सूत्र हमने लिखा है, आयनों में वियोजित अणुओं की संख्या और संपूर्ण विलयन में जो अणुओं की संख्या है। पूरा जो विलयन है इसमें जितने भी अणु हैं उनको अगर आप यहां पर लिख दें, नीचे लिख दें, और जो वियोजित हुए हैं, जो आयनन जिनका हुआ है, उन अणुओं की संख्या को अगर ऊपर लिख देते हैं तो आयनन की जो मात्रा है वो हमें प्राप्त हो सकती है। एक और क्वेश्चन बन सकता है क्या, विद्युत अपघट्ट के भौतिक और रासायनिक गुण, विद्युत अपघट्ट के भौतिक और रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं। भौतिक और रासायनिक गुण किन पर निर्भर करेंगे, तो हम बताएंगे कि आयनों के स्वभाव और उनकी मात्रा पर निर्भर करते हैं। किस पर, आयनों के स्वभाव और उनकी मात्रा पर निर्भर करते हैं। और एक और क्वेश्चन बनता है ये सम आयन प्रभाव वाला, जिसको क्या बोलते हैं कि जब विद्युत अपघट्ट में, जब विद्युत अपघट्ट है हमारे पास और उसमें कोई दो विलयन है और जिनमें एक ऐसा आयन है जो कि दोनों में प्रेजेंट है, तब उसे क्या कौन सा प्रभाव कहते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं, सम आयन प्रभाव कहते हैं, है ना। तो आर्हेनियस की जो जितनी भी अवधारणाएं हैं उनको हमने इस क्लास में डिटेल से समझा है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।